So, hello everyone. चलिए, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आज कारगिल दिवस है और उसके लिए सभी को जय हिंद। स्टार्ट करते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 18 का पहला क्वेश्चन ये रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स और गेम्स इन द इज द टर्म चेकमेट यूज। निम्नलिखित में से किस खेल में चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है? पोलो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल या फिर चेस? चेकमेट हो गया, स्टेलमेट हो गया, गैम्बिट हो गया, ग्रैंड मास्टर हो गया। ये सारे जो टर्म्स यूज़ करते हैं हम किस स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं? चेस में। अब चेस से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे कि इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होते हैं, कितने होते हैं, नंबर ऑफ पीसेस कितने होते हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पे चेस का बॉक्स तो नहीं बना हुआ है, लेकिन कितने होते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस? 64। 8x8 का होता है, 8 रोज एंड 8 कॉलम्स। तो ये आपके 64 नंबर ऑफ बॉक्सेस निकल के आते हैं। और नंबर ऑफ पीसेस की बात करें तो नंबर ऑफ पीसेस देखिए, एक तो किंग होता है, क्वीन होता है, बिशप होता है, नाइट होता है, रुक होता है और पॉन्स होते हैं। कितने क्या होते हैं? देखिए, जो रुक होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। रुक आपके 2 होंगे, नाइट जिसको आप घोड़ा बोलते हो वो भी आपके 2 होते हैं, बिशप भी 2 होते हैं, क्वीन 1 और किंग 1, और जो पॉन्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो ये टोटल मिलके 16 होंगे, 16 एक साइड की ओर। 2 प्लेयर्स होते हैं तो एक के पास 16 पीसेस, तो टोटल मिला के कितने पीसेस हुए? 32 पीसेस। यानी कि अगर टोटल नंबर ऑफ पॉन्स पूछेगा तो 16 होगा, 16 अगर टोटल पूछेगा तो। एक साइड के पूछेगा तो 8। किंग टोटल 2 होंगे, वैसे एक साइड का 1 होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ सो दैट थोड़ा माइंड में एक क्लैरिटी बन जाए कि किंग और क्वीन 1-1 होंगे, बिशप, रुक और नाइट ये 2-2 होंगे, और पॉन्स टोटल 8 होंगे। यानी 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 इंटू 2 32। अब जरा कमेंट में आप बताएंगे ये चीज़ कि पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, और वाटर पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं। और ये भी आप जरा बताइएगा कि ये जो आपका एलॉर्डा कप है, या फिर एलॉर्डो बोलेंगे इसको, एलॉर्डो कप जो है ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। फिर सैयद मोदी इंटरनेशनल किससे एसोसिएटेड है, ठीक है, सैयद मोदी इंटरनेशनल, ये ज़रा कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पे पोलो की अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्लेयर्स 4 होते हैं। याद कैसे रखेंगे? POLO, कितने लेटर्स हैं इसमें? 4 हैं, तो पोलो में 4। लेकिन जब वाटर पोलो की बात आ जाएगी तो ध्यान रखना, वाटर पोलो में 3 और ऐड कर दो, यानी टोटल 7। अभी रिसेंटली कुछ घंटे की पहले की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक 5 प्लेयर्स, हाँ 5 प्लेयर जो हैं दे हैव टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। तो अब उनका खेलना संदेह में है, ठीक है। कोविड पॉजिटिव उन्होंने टेस्ट किया है। ये पानी में खेला जाता है पोलो, और पोलो को आप रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे इक्वेस्ट्रियन से। इक्वेस्ट्रियन के बारे में मैंने तो आपको बताया होगा, कमेंट में बताएंगे कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर था जो पोलो खेलते वक्त जो है उसकी डेथ हो गई थी, जिसको कि हम लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, जिसने कि 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर और कुव्वतुल इस्लाम इन दिल्ली बनवाया। वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड आप टर्म्स को यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं, कौन कौन से? ड्रेसेज, वॉल्टिंग एंड शो जंपिंग। ये कौन से टर्म्स होते हैं जो कि इक्वेस्ट्रियन से एसोसिएटेड हैं? दिव्य कीर्ति सिंह राठौर जी का नाम याद रखेंगे, पहली इंडियन विमेन बनी है जिनको कि अर्जुन अवार्ड मिला है इन द इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स। वॉलीबॉल में तो आपको पता है 5 बास्केट लाओ, 6 उसमें वॉली डालो, तो 6 इसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स हो जाएंगे।
और यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था लॉर्डो कप, ये आपका एसोसिएटेड है बॉक्सिंग से। जिन लोगों ने चेस लिखा है बिल्कुल गलत है। अब ऐसा नहीं कि चेस का क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ चेस का ही पूछूंगा आपसे, ठीक है। ये है आपका बैडमिंटन का। अब क्योंकि चलो बात आई है चेस की, तो चेस का भी एक देख लेते हैं जो ध्यान रखना है, FTX क्रिप्टो कप। ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से ऑप्शन दे देंगे ना ऑनलाइन गेमिंग और इस तरह से, पक्का यही मार्क करके आओगे अगर नहीं पता होगा तो। FTX क्रिप्टो कप इज एसोसिएटेड विद चेस। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, और उन्होंने ही सबसे पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, जो भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है, उसको रिसीव किया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक? इनमें से किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है? प्राथमिक चट्टान, दैट इज प्राइमरी रॉक। अब कल मैंने आपको बोला था, पूछा था आपसे क्या मैंने रॉक पढ़ाया, आपने बोला नहीं पढ़ाया, तो ले लो क्वेश्चन फिर। रॉक क्या होता है? रॉक होता है ड्वेन जॉनसन। ठीक है, रॉक अब देखते हैं किस तरह से ये बनती है। तो रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं? रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो देखिए रॉक किस तरह से बनती है। आप सभी को पता है कि ये हमारा क्रस्ट है ना, इसके नीचे मैंटल है, और मैंटल का जो अपर पार्ट है एकदम सॉलिड होता है, और उसके जो नीचे वाला पार्ट है वो सेमी मॉल्टेन, हम उसको लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, सेमी मॉल्टेन या फिर प्लास्टिक बोलते हैं फॉर्म, और वो है हमारा एस्थेनोस्फीयर। वही एस्थेनोस्फीयर मैग्मा या लावा का सोर्स होता है, जिसको कि हम बोलते हैं कि अंदर से गीला गीला निकलता है। ये अंदर से गीला गीला क्या निकलता है? मैग्मा या फिर लावा निकलता है। अंदर है तो मैग्मा, बाहर निकल आता है तो लावा। ये ओपनिंग्स के थ्रू निकलता है जिनको वेंट बोलते हैं, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम वोल्केनो के नाम से जानते हैं। यहीं से आपका मैग्मा या फिर लावा निकलता है। जब ये मैग्मा इस तरह से निकलता है, ऐसे फैल जाएगा। अब कितना फैलेगा वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का वो मैग्मा या लावा है, विस्कस है यानी गाढ़ा है या फिर नॉन विस्कस है। जैसे कि फ्लड बसाल्ट प्रोविंस करके वोल्केनो होते हैं, जिससे कि हमारा ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार, वो बना हुआ है। तभी आप यहाँ पे जाओगे तो बड़ी कठोर कठोर चट्टानें तो आपको देखने को मिलेंगी। वो चट्टान किससे बनी हुई है? वो एक्चुअल में चट्टान वोल्केनो के इरप्शन से बनी हुई है। अब ज़्यादा मैं डीप में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में कीड़ा उत्पन्न होगा, सर यहाँ तो कोनो वोल्केनो ही नहीं है इंडिया में। वोल्केनो है भी तो यहाँ बैरन और नारकोंडम है अंडमान निकोबार में। देखो उसका रीज़न ये है कि जब हमारा इंडियन प्लेट, ये पता है ना कि कल अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो ये हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, यहाँ टती सागर था। तो जब ये यहाँ पर माइग्रेट कर रहा था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिली, ठीक है। और ये आपको विंध्यन रेंजेस ऑनवर्ड्स देखने को मिल जाएगी। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पे फ्लॉन्ट करना चाहूँगा, जैसे अभी मैं गया था कलिंजर के किले में, है ना, काफ़ी, अब क्योंकि भाई काफ़ी दिनों बाद गए थे, फिर बोल सकते हो कि पहली बार कहीं गए, तो फिर इतना बोलना तो बनता ही है, मतलब ज़रूरी भी है, ठीक है। देखो कलिंजर का यहाँ पे जो फोर्ट मैंने जो ऑब्जर्व किया, दैट वाज ऑन विंध्यन रेंजेस। इसी वजह से वहाँ पे क्या थे उस फोर्ट में स्टेप्ड टैंक बने हुए थे। जो स्टेप्ड टैंक आपको विजयनगर एम्पायर में देखने को मिलते हैं। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, और ये एसएससी ने पूछ रखा है, आई थिंक CGL 2022 में, कि स्टेप्ड टैंक कहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो विजयनगर एम्पायर जो कर्नाटक में, प्रेजेंट डे कर्नाटक में था, जो कि हम पहले ही उसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी स्टेप्ड टैंक देखने को मिले, और उसका जो एकदम बेस था वो इतना भयंकर, मतलब पूरा चट्टान से था, क्योंकि वो जो फोर्ट है वो विंध्यन रेंजेस जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे लोकेटेड है वो। तो विंध्यन रेंजेस के साउथ से ही एक्चुअल में हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी चट्टानें बनती हैं, जो रॉक बनती हैं, वो किससे बनती हैं? वो इस सॉलिडिफिकेशन, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि वो डिपेंड करता है किस, अब जैसे जो ये मैंने बताया फ्लड बसाल्ट प्रोविंस होता है, ये सबसे लेस विस्कस लावा निकालता है, लेकिन वहीं जो आपका कॉम्पोजिट वोल्केनो होता है, कॉम्पोजिट, वो सबसे गाढ़ा लावा निकालता है। तो ये जब इसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा लावा का या फिर मैग्मा का, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या फिर लावा, सेम चीज़ ही होती है वो, तो उससे आपकी बन जाती है जो चट्टान, जो रॉक, अभी ये सॉलिडिफाई हो जाएगी तो बन जाएगी इग्नियस रॉक, जिसको कि हम बोलते हैं आग्नेय चट्टान। अब ये इग्नियस रॉक में क्या हो सकता है कि इसमें पानी मतलब हो सकता है कि स्ट्रीम ऑफ रिवर आए, पानी पड़े, हवा चले, तो इनसे सबसे क्या होगा, ये टूट जाएगी, सेडिमेंट्स बन जाएंगे, अवसाद बन जाएंगे। ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये जो अवसाद हैं, एक जगह में जाके इकट्ठा हो जाएंगे, और थ्रू दी प्रोसेस ऑफ लिथीफैक्शन, लिथीफैक्शन का मतलब है आपस में ये चपक जाएंगे और ये बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक, क्योंकि ये सेडिमेंट्स से बनी है, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक बोल रहे हैं, हिंदी में अवसादी चट्टान बोलते हैं। और क्योंकि
ये लिथीफैक्शन से सेडिमेंट के डिपोजिशन, एक लेयर आई वो डिपॉजिट हो गई, फिर दूसरी लेयर आई वो डिपॉजिट हो गई। तो इसमें इसीलिए आपको लेयर्स यानी कि परतें देखने को मिलेंगी, लेयर्स। और उन लेयर्स के बीच में हो सकता है कि आपको फॉसिल्स भी देखने को मिल जाए, जीवाश्म देखने को मिल जाए। और जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं कल बताए थे आपको, जल्दी से बताना है। और इनकी एज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब या इग्नियस रॉक में या सेडिमेंट्री रॉक में अगर हम पीवीटी चेंजेस कर दें, मतलब कि पीवीटी का मतलब है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इससे आप याद कर सकते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, ये सारे लॉ। क्यों? क्योंकि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है। गे-लुसैक लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है कि नहीं। तो इनमें अगर आप चेंजेस करेंगे तो जो रॉक बनेगी क्या हो जाएगा, इनमें जब चेंज करोगे तो चेंज, इनकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। चेंज इन फॉर्म को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। और इसीलिए ये जो रॉक बनेंगी इनको हम बोलेंगे मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक। किससे बनी आप समझ गए, चेंज इन फॉर्म से बनी। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, इनके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, मैं जानबूझ के अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, वो बाकी की चीज़ें कल देखेंगे, ठीक है, सो दैट ज़्यादा चीज़ें ना हो जाएं। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस। ये किसके एग्जाम्पल्स हो गए, इग्नियस के। यहाँ पे लिख देते हैं सेडिमेंट्री के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान के जो कुछ उदाहरण हो गए ये हो जाएंगे आपके लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, आपको स्टोन देखने को बस मिल जाए, ठीक है। सैंडस्टोन, चॉक, अभी के लिए ये 3 एग्जाम्पल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और चॉक, ठीक है। और मेटामॉर्फिक के देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। मेटामॉर्फिक के हो जाएंगे जैसे कि आपकी मार्बल, एम से मेटामॉर्फिक, एम से मार्बल। क्वार्ट्जाइट, देखो ना क्वार्ट्ज नहीं होता है, क्वार्ट्जाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। क्वार्ट्जाइट हो गया, ठीक है। चिस्ट हो गया। ये एग्जाम्पल्स हैं मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतरित चट्टान के। तो यहाँ पे प्राइमरी रॉक किसको बोलेंगे, इग्नियस को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो रॉक बन रही है सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से, वो इग्नियस है। क्योंकि सबसे पहले यही बन रही है, इसी से बाकी की रॉक बन रही है। जैसे कि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि इग्नियस से मैंने सेडिमेंट्री बना दी, इग्नियस से ही मैंने मेटामॉर्फिक बना दी। क्या मैं मेटामॉर्फिक से इग्नियस बना सकता हूँ? क्या मैं सेडिमेंट्री को इग्नियस बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? याद करो, कल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ाए थे, तीनों तरह की प्लेट बाउंड्री पढ़ाए थे, जिसमें कि एक पढ़ाए थे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट किस तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, या फिर नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव, कैसे होती है? तो ये इस तरह से ये 2 प्लेट हैं, आपस में आएंगी यानी कन्वर्ज करेंगी, तो एक क्या है होगी, सबडक्ट करेगी दूसरे के नीचे, जो भारी होगी वो सबडक्ट करेगी। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा सबडक्शन जोन, यहाँ पे बनेगा सबडक्शन जोन। तो नीचे किसके ऊपर प्लेट तैरती हैं, 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट, या फिर माइनर भी ले लो, ये एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और यही तो लावा या मैग्मा बहुत गर्म होता है, जब ये जाएगी नीचे सबडक्ट करेगी, पिघल जाएगी, इसीलिए बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ये हो सकता है कि मान लो मेटामॉर्फिक हो या सेडिमेंट्री हो, जब गई पिघल गई, लावा बन गई गीला गीला, जब गीला गीला बाहर निकलेगा तो फिर से इग्नियस बन जाएगी, तो बन गया मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री से और से इग्नियस। तो इसी को रॉक साइकिल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। HVD, that is Henry Vivian DeRozio, a teacher at Hindu College, Calcutta in the 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority, referred to as the dash। कौन सा सबडक्शन जोन सबका सही है? ये डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रस्ट है वो क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो क्रस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, ये चीज़ पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या पूछा था, HVD, हाँ, हेनरी विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बट इन शॉर्ट HVD 1820s, कहीं कहीं पे 1830s लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है मान लेते हैं लेट 1820s के टाइम पे यंग बंगाल मूवमेंट चलाया था। चल नहीं पाया था ज़्यादा, रीज़न उसका ये है कि ये हिंदू कॉलेज के टीचर थे, थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल टाइप बातें करते थे, मतलब यंग थे, तो ये मासेस को अपील नहीं कर पाए। अच्छा, हिंदू कॉलेज कलकत्ता किसने इस्टेब्लिश किया था ज़रा बताइए? तो हिंदू कॉलेज हम देखे थे, क्या देखे थे कि एक तो बनारस में इस्टेब्लिश हुआ था और दूसरा कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ था। बनारस वाला 1790 में हुआ था, किसने किया था ज़रा बताएंगे? कलकत्ता में 1817 में हुआ था, किसने किया था बताएंगे? तो ये किसने किया था? जोनाथन डंकन जी ने किया था। और ये 1817 में डेविड हरे,
किसके साथ मिले, सॉरी डेविड हैरी नहीं, डेविड हेयर, किसके साथ मिलके, राजा राम मोहन रॉय। और इनके सभा तो समाज वो कलम पढ़ ही चुके हैं, रिपीटेडली पढ़ चुके हैं। फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस यानी भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन कॉल्ड बेवर। अब ये चीज़ यार आपका काम बनता है कि आप रिकॉल करो, क्योंकि मैं कम से कम 3-4 बार बता चुका हूँ। ठीक है, कि भाई आत्मीय सभा 1814 फिर 15, ब्रह्मो सभा जो ब्रह्मो समाज बन गया 1828, फिर उसके बाद तो बोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने मर्ज किया। देन इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करवाया 1829 के टाइम पे, जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। रस्त गोफ्तार इन्होंने निकाला, ठीक है, पासी में। और संवद कामदी, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इन्होंने लिखे। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है खुद से। ठीक है, तो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन, प्रिमिटिव का मतलब है जो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है, प्रिमिटिव, और बड़े प्रिमिटिव टूल्स का यूज़ करके, जैसे खुरपी वगैरह ही जो होता है ना, उनका यूज़ करके, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल्स का यूज़ करके नहीं। तो इसी को ही हम बोल देते हैं क्या, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल देते हैं। और इसको और दूसरा नाम क्या है, कल्टीवेशन, इसका दूसरा नाम जरा बताएंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। बेवर के नाम से कहाँ पे जाना जाता है, जहाँ बेवर के नाम से जाना जाता है वहीं पे दहिया के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है, ये उड़ीसा है, सॉरी मध्य प्रदेश है। ठीक है, बेवर या फिर दहिया। और उड़ीसा की अगर बात करें तो यहाँ पे पामा डाबी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, पोडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखेंगे, कुचिपुडी, पूडी कहाँ का, ये कुचिपुडी है क्लासिकल डांस, आंध्र प्रदेश का है। तो पूडी, पोडू, पेंडा। ठीक, मिज़ोरम या फिर जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, 7 नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स हैं प्लस सिक्किम है। तो वहाँ पे जाओगे तो तुम झूम जाओगे भाई, कितने सारे स्टेट हैं, तो झूम जाओगे। दीपा के नाम से कहाँ पे जानते हैं, ज़रा बताएंगे कमेंट में। दीपा हो गया। और कुमारी के नाम से कहाँ पे जानते हैं, वॉल्त्रे के नाम से कहाँ पे जानते हैं। तो ये तो हो गई इंडिया की बात। अक्रॉस द वर्ल्ड की बात करेंगे तो मिल्पा के नाम से कहाँ पे जानते हैं, लडांग के नाम से कहाँ पे जानते हैं, कोनूको के नाम से कहाँ जानते हैं, कोनूको, रोका के नाम से कहाँ पे जानते हैं। तो दीपा की अगर हम, और चेना के नाम से कहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो दीपा ये ध्यान रखना, ये तो एक बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मैं बस्तर, और बस्तर से क्या याद आना चाहिए आपको, बस्तर दुर्ग, ये एक आयरन ओर बेल्ट है छत्तीसगढ़ वाले रीजन में, याद है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकूर बेल्ट कहाँ है, कर्नाटक में है। गोवा महाराष्ट्र बेल्ट है। और चौथी बेल्ट मैंने एक और बताई थी, जरा उसका नाम बताइए। तो बस्तर कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, एक तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। और अंडमान और निकोबार में भी ध्यान रखना दीपा के नाम से। कुमारी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में कौन सी तरह की वर्षा होती है, कौन सी तरह की बारिश होती है ये बताइए। और इसके वेस्टर्न साइड में कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। पढ़ाया नहीं है अभी ये फॉरेस्ट वाला, ये फॉरेस्ट वाल आज स्टार्ट करेंगे, और बाकी की चीज़ें अगले लेक्चर दैट इज़ मंडे को देखेंगे। वॉल्त्रे की अगर बात करें, राजस्थान। ठीक है, एम से मिल्पा, एम से मेक्सिको। लडांग, इंडो पाक के बीच में लड़ाई होती रहती है। ठीक है, इंडोनेशिया। कोनूको, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला कहाँ पे, साउथ अमेरिका की कंट्री है, साउथ अमेरिका के नदर्न पार्ट में लोकेटेड है। रोका, ब्राज़ील में तुमको रोक लिया जाएगा अगर तुम शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने जाओगे। चेना कहाँ के लोगों को पसंद है, श्रीलंका के जो लोग हैं। और यहाँ पे इसको हम और किस नाम से जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, इसको हम जानते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ वाला एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ख़राब होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, डिफॉरेस्टेशन करता है। वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है दैट इज़ पर्वतीय वर्षा, दैट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल। और यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वेस्टर्न साइड में। क्लियर। इब्ने बतूता हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रूलर, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच रूलर। तो किसके शासनकाल के दौरान जो है इब्ने बतूता ने इंडिया में विजिट करी थी। ऑप्शंस हैं आपके, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। इब्ने बतूता ये था, पहली बात तो किस कंट्री से, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मोरक्को से था, एक अफ्रीकन कंट्री है। कौन सी बुक इसने लिखी थी, रिहला लिखी थी। ठीक, अब इसने विजिट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी के बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा है, हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया था। और हाँ, मैं कुतुबुद्दीन ऐबक नाम था जो पोलो खेलते वक्त डेथ हुई थी, हाँ बताना भूल गया था मैं वो। ठीक है, तो सख्त सा लौंडा, सख्त सा लौंडा, इस तरह से हमने याद किया था। ये कौन सा डायनेस्टी है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो ये हमने पूरा देख लिया था, स्लेव डायनेस्टी और खिलजी, ये पूरा देख लिया था, है ना। 1206 से लेकर 1290 तक। देन ये 1290 से लेकर 1320 तक।
अब तुगलक वाले स्टार्ट होंगे। तुगलक वाले 1320 से इनको अब स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो गाजी मलिक था, जिसको कि हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। लेकिन उसके टाइम पे ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई नहीं थी जो हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसका जो टाइम पीरियड है टेन्योर वो 5 साल तक रहा था, फिर इसकी डेथ हो गई थी। और इसका जो इसके छोटे भाई का जो बेटा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो आता है। और इसका जो टेन्योर चलता है वो 1325 से लेके 1325 से लेके 1361 1361 तक चलता है। और इसको हम वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं, यानी कि इसने चतुरतापूर्वक काफ़ी सारी चीज़ें करने की कोशिश करी तो, लेकिन वो फेल हो गई, प्लानिंग ढंग की नहीं होगी, इसलिए तो इसको वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। अब ऐसी क्या चीज़ें इसने करी जिसकी वजह से इसको वाइजेस्ट फूल बोलते हैं? तो एक तो इसने कॉपर की टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, फेल हो गया, लोग अपने घरों में इसको मिंट करने लग गए, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर गई। खुरासान और कुराचिल जो एक्सपेडिशन है वो फेल हो गए। बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करी और फिर इसने उसको डिस्बैंडन कर दिया। वो इधर उधर जाके लूटपाट मचाने लगे, वो जो उनको ट्रेनिंग दी इसने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया दिल्ली टू दौलताबाद, जिसको कि हम देवगिरी के नाम से भी जानते हैं, जो यादव किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद या फिर देवगिरी। और इनको हराया किसने था, यादव ऑफ देवगिरी को किसने, मलिक काफूर ने। किसका मिलिट्री कमांडर था, जरा कमेंट में बताएंगे। तो ये इसी की वजह से इसको वाइजेस्ट फूल बोलते हैं तुगलक को। ठीक है, और इसने एक वो स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था, एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसको हम बोलते हैं दीवाने ओही दीवाने ओही नहीं, दीवाने कोही, विच इज़ अ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। इसके बाद आता है कौन, इसके बाद आता है FST, फिरोज़ शाह तुगलक। जौनपुर जो सिटी है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, बिकॉज इसको प्रिंस जौना के नाम से जाना जाता था, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक के रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि इसने काफ़ी सारे मंदिर एक तो तोड़वाए थे, और इसने दीवाने बंदगान जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स होता है, अच्छा दीवाने अरीज़ या फिर दीवाने अर्ज़ जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट होता है, उसको किसने इस्टेब्लिश किया था, और दीवाने खैरात दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन, ये दोनों FST ने इस्टेब्लिश किए थे। प्लस इसने एक हॉस्पिटल वगैरह भी सेटअप किया था जिसको हम दारुल शफ़ा के नाम से जानते हैं, दारुल शफ़ा। और दीवाने अर्ज़ बलबन ने इस्टेब्लिश किया था, दीवाने अर्ज़ जिसको जानते हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ एरियर्स क्या होता है, दीवाने मुस्तखरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, और वज़ीर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर द रूलर। सिकंदर लोदी, ये लोदी डायनेस्टी का सेकंड रूलर था, फाउंडर बहलोल लोदी था। और सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो इसने कुछ पोएम्स लिखी थी जिनको कि हम गुलरुखी के नाम से जानते हैं। और प्लस हमने पढ़ा था कि लोदी डायनेस्टी डबल डोम आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है, डबल डोम आर्किटेक्चर। और इन्होंने क्या बनवाया था, इन्होंने बनवाया था मौत की मस्जिद, राइट। आगे बढ़ते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी को तो क्या ही कहने, इसी का मिलिट्री कमांडर था मालिक काफूर। 1296 से लेके 1360, 1296 से लेके 1316 AD तक इसका रूल रहा। 3 तरह के टैक्स इसे इंट्रोड्यूस किए। खम्स क्या होता था, खम्स जरा बताएंगे, जो दैट वाज 1/5 ऑफ दी बूटी कैप्चर ड्यूरिंग दी वॉर होता था खम्स। और क्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, बहुत सारी चीज़ें करी थी, जैसे कि इसी के टाइम पे आमिर खुसरो जो है इसका कोर्ट पोएट था, जिसको किसने तूते हिंद का टाइटल दिया था। आमिर खुसरो ने इसको कौन सा टाइटल दिया था ये आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी ने ही मार्केट रिफॉर्म्स लेके आया था, याद है आपको, सराय आदिल। और वो कौन सा मार्केट का लिए ऑफिसर्स इस्टेब्लिश किया था, जरा बताएंगे कमेंट में। और अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया था, मुनैयाज़ को अपॉइंट किया था, जो कि सीक्रेट स्पाइज होते थे, जो कि मार्केट को कंट्रोल करने में हेल्प करते थे। और इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसने क्या किया था, इसने चहलगानी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया था, सिल्वर कॉइन टंका और कॉपर जीतल को स्टार्ट करवाया था। प्लस इसने इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, जिस इक्ता सिस्टम को बाद में मनसबदारी करके ट्रांसफॉर्म करके अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था। और अलाउद्दीन ने जो मार्केट में ऑफिसर अपॉइंट किया था, ही वॉज शहनाए मंडी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। On which of the following component of chloroplast is chlorophyll arranged? क्लोरोप्लास्ट के निम्नलिखित में से किस घटक पर क्लोरोफिल व्यवस्थित होता है, सेल मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, थाइलाकॉइड्स या फिर स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट, ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट, ये होता है एक तरह का प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, ये एक तरह का सेल ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल में पाया जाता है।
जो दो चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, एक होता है प्लास्टिड और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ध्यान रखना, राइबोसोम किसके फंक्शन, किस में इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, और राइबोसोम्स को बनाता कौन है, ये ज़रा बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल की वजह से क्लोरो है, यानी कि ये ग्रीन जो कलर इसको प्रोवाइड करता है वो क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल को जो इसका ग्रीन कलर मिलता है वो मैग्नीशियम मेटल की वजह से मिलता है। मैग्नीशियम मेटल किस पर्टिकुलर ग्रुप से में बिलोंग करता है और उसको हम किस नाम से जानते हैं उस ग्रुप को, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बता देंगे। ठीक है, क्रोमो की वजह से इनको कलर मिलता है, जिसको कि हम बाकी डिस्कस करेंगे किसमें क्या कौन सा किसकी वजह से कलर होता है। और ल्यूको जो है ये फूड का स्टोरेज करता है। इसके 3 टाइप होते हैं ल्यूको के भी अगर हम बात करें। एक तो एमाइलोप्लास्ट होता है, एक एल्यूरोप्लास्ट होता है, और एक इलाइयोप्लास्ट होता है। लाई में क्या होता है, लाई लैया जो होती है उनमें फैट होता है, प्रोटीन रोटीन, और एल्यूरो तो इसमें प्रोटीन होगा आपका। ठीक है, प्रोटीन का स्टोरेज, और एमाइलो में कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बच्चों में कौन सी डिजीज़ हो जाती है ये बताएंगे जरा। मैग्नीशियम बिलोंग करता है सेकंड ग्रुप से, जिसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, कल डिस्कस किए थे। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी वैलेंसी, जिसके बारे में अभी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है, संयोजकता बोलते हैं उसको, अगले लेक्चर में देख लेंगे, तो उसमें इनकी 2 होती है। क्लियर। अब ये प्लास्टिड समझिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या है, खाना बनता है, और तुम्हें पता है खाना कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण से बनता है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश जो आता है, जो सनलाइट आती है, इसको हमारे प्लांट लोग कैप्चर करते हैं। हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट कितनी सनलाइट को कैप्चर करते हैं, नॉट मोर देन 1%, मैक्सिमम 1% को कैप्चर करते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, ये इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही केमिकल्स इनके खाना बन जाता है। वो रिएक्शन क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं, पानी लेते हैं, और लाइट की प्रेजेंस में ये क्या कर देते हैं, ये बना देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, तो 6CO2 यहाँ पे कर लेंगे, 6H2O कर लेंगे, और कौन सी गैस निकल जाएगी आपकी, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। 6 दूनी 12, 2 6 12, 6 18। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 6 दूनी 12, 6 18, तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकलती है फोटोसिंथेसिस में। अच्छा ये बताओ जरा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, कौन सा ऐसा हमारा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, बताना तो जरा। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे प्लास्टिड होते हैं पत्तियों में, प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट, अभी बताया, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये संरचना देखने को मिलती है जहाँ पे ऐसे स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे प्लेट की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और ये थाइलाकॉइड का जो पूरा गट्ठर है, यानी स्टैक है, गट्ठर मतलब एकदम सिंपल भाषा में, सो दैट आपको समझ में आए, तो इसी को ये हम बोलते हैं क्या, ये हैं आपके ग्रेना। और ये जो वही आप बोल सकते हो कि जो पूरा ये स्टैक है, जो गट्ठर है इसका थाइलाकॉइड्स का, इसी को बोल देते हैं ग्रेना। ठीक है, तो ग्रेना कुछ और नहीं, स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड इतनी चीज़। ठीक है, और केल्विन साइकिल का भी इसी से लेना देना ध्यान रखना। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये आपकी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है, केल्विन साइकिल। क्लियर, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कौन बनाता है, ये आप सिंपल, आपकी जो बैटरी होती है, बैटरी में केमिकल्स होते हैं, वही तो इलेक्ट्रिकल बनाती है। और ये एक तरह की, ध्यान रखना, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ये सवाल अभी SSC CHSL में पूछा गया है कि जो बैटरी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है, किस तरह की रिएक्शन होती है यहाँ पे, तो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है। और रैंसिडिफिकेशन, जो चीज़ें सड़ती हैं और कॉरोजन में जंग लगती है, उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर, ये भी हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरोफिल अरेंज्ड। थाइलाकॉइड के अंदर ही क्लोरोफिल बैठा होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा इसका। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ें। और ज़रा ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, कि वाटर और मिनरल कहाँ से मिलता है, वाटर मिनरल कहाँ से मिलता है, और जो फूड होता है प्लांट्स को, ये कहाँ से, मतलब कौन कंडक्ट करता है, ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो ज़रा बताइए। हु हैज़ द पावर
टू प्रोरोग दी हाउस और ईदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम टाइम टू टाइम, राज्य विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन को समय समय पर स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? प्रोरोग का मतलब होता है स्थगित करना। पढ़ाया ना? नहीं पढ़ाया? नो 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 नहीं पढ़ाया। चलो अगले में रखते हैं इसको भी, ठीक है? नो ओके। तो जिनको पता है ठीक है, नहीं तो अगले में हम लोग देखेंगे जाइलम होता है और ये फ्लोएम होता है। अगले लेक्चर में हम लोग ये पूरा देखेंगे, ठीक है? चलो, और जो जो भी मैं चीज़ बोलता हूँ ना कि अगले लेक्चर में देखेंगे, तो प्लीज़ जब रिकॉर्डेड जाया करे लेक्चर, या फिर जो लोग रिकॉर्डेड अगर देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट में वो सारे टॉपिक ज़रा लिख दिया करो, सो दैट मैं उसे भूलूँ नहीं, है ना, कि मेरे दिमाग से जाए नहीं वो चीज़। हु हैज़ द पावर टू प्रोरोग। अब देखो सेशन होते हैं, अभी सेशन चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी बजट सत्र चल रहा है, लेकिन ये नॉर्मल बजट सत्र का टाइम नहीं है। बजट सत्र होता है, बजट सत्र होता है फरवरी में स्टार्ट होता है, फरवरी में स्टार्ट होता है और अप्रैल के आखिरी सप्ताह या फिर मई के पहले सप्ताह तक चलता है, अप्रैल लास्ट तक। सबसे बड़ा सत्र होता है ये, ठीक। इसके बाद ये जो प्रेजेंट में चल रहा है ये मानसून सत्र का समय है, मानसून सेशन। ये शुरू होता है जुलाई के टाइम पे, चलता है सितंबर के टाइम तक। और जो इसके बाद आता है उसको बोलते हैं विंटर सेशन। ये सबसे छोटा सेशन होता है, मिड नवंबर में स्टार्ट होता है और मिड दिसंबर तक ख़त्म हो जाता है। सबसे छोटा ये होता है आपका। तो यानी इतने टाइम लोग, ये एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपस में मिलते हैं। ऐसे एमएलए लोग जो होते हैं वो अपना यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में मिलते हैं, ठीक है, सेशन। तो कौन इनको बुलाता है, इनको कौन बुलाता है, यानी कौन समन करता है कि आ जाओ भाई, अब टाइम आ चुका है, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, सभी लोग आओ मिलो लड़ो यहाँ पे। ये करता है आपका जो देश का हमारा हेड होता है, दैट इज़ प्रेसिडेंट, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। प्रेसिडेंट समन कर दिया उसने, सत्र चल रहा है, मान लो स्पीकर बैठे हुए हैं ओम बिरला जी, ठीक है, आराम से बैठे हुए हैं। अब किसी ने मान लो उनके पेपर फेंक के मार दिया या फिर किसी ने कुछ अभद्र टिप्पणी कर दी, तो इनको मान लो कि स्थगित करना है सेशन को, तो क्या कर सकते हैं ये सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हाउस को बोल देंगे कि आज मैं हाउस को एडजर्न करता हूँ, एडजर्न करता हूँ, मैं हाउस को, सदन को स्थगित करता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अब हम कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, यानी एक डेट दे देंगे उन लोगों को कि भाई इस दिन हम मिलेंगे। इसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मैंने ध्यान रखो, मैंने लोकसभा का स्पीकर नहीं लिखा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिखा है। यानी कि लोकसभा में स्पीकर ऑफ लोकसभा जो कि ओम बिरला है करंट में, और अगर राज्यसभा में हो रहा है तो वहाँ के चेयरमैन कौन है? आप जानते हैं जगदीप धनखड़, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। कौन से दो आर्टिकल हैं जिससे हमें पता चलता है कि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कर देगा। अच्छा, एक होता है एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट सीने डाई। ये क्या होता है? तो जब काम खत्म हो गया, जैसे डिस्कशन सब पूरे हो गए, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलेगा कि हाउस को हम स्थगित करते हैं। सब लोग पूछेंगे सर कब मिलना है? वो कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेसिडेंट को एक इशारा कर रहा है कि भैया काम हो चुका है, अब तुम हाउस को, सत्र को सत्रावसान कर दो, प्रोरोग कर दो उसको। प्रोरोग का मतलब होता है सत्र को ही ख़त्म कर दो, क्योंकि सत्र का सारा काम ख़त्म हो गया। तो जिसने बुलाया था सत्र को, वही सत्र का सत्रावसान भी करेगा। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 85 क्लॉज 2 के तहत। क्लॉज मत याद करो, लेकिन आर्टिकल याद करो। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि स्टेट में कौन करेगा, तो भैया गवर्नर करेंगे, सिंपल। और वो कौन सा आर्टिकल होगा वो भी तुम बता ले जाओगे, सिर्फ 89 जोड़ देना है। बताओ जोड़ के कितना आएगा? और कुछ पूछे थे यहाँ पे, हाँ, दो आर्टिकल कौन से हैं? 64 है और आपका एक 89 है। तो अगर 85 में 89 जोड़ोगे, मैंने बताया था ना पार्लियामेंट की यूनियन पार्ट 5 के जो आर्टिकल हैं, अगर पार्ट 6 का चाहिए स्टेट वाला तो 89 ऐड कर दो। 9, 5, 14, 8, 8, 16, 17, आर्टिकल 174 बोलेगा स्टेट के केस में, उसके प्रोरोगेशन के बारे में। जितने पेंडिंग नोटिस हैं सब लैप्स कर जाएंगे, जितने पेंडिंग नोटिस हैं सब लैप्स कर जाएंगे, यानी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 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 ये चीज़ ध्यान रखना, कोई बिल लैप्स नहीं करेगा। बिल विल नॉट लैप्स। कोई बिल चल रहा था वो चलता रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर हाउस डिज़ोल्व होगा, अब ध्यान से सुनना, डिज़ोल्व का मतलब होता है कि मतलब उस सत्र को नहीं ख़त्म हुआ, पूरा हाउस ही डिज़ोल्व कर दिया, फिर से इलेक्शंस होंगे।
तो ये सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, 1/3 मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर, सब एक साथ कभी नहीं जाते हैं। तो डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा हो सकता है, इसलिए चाहे समन हो, एडजर्न हो, एडजर्न सीने डाई हो, प्रोरोग हो, ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में हो सकता है, बट डिसॉल्व सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। और ये कौन करेगा? ये प्रेसिडेंट करेगा। और इसमें बिल लैप्स होते हैं, हाँ कुछ तरह के बिल होते हैं, कुछ तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि अभी तक एसएससी ने पूछा नहीं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। यूपीएससी ने अभी सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा था। लिब्रो अ स्पेशल प्लेयर प्लेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। लिब्रो एक तरह का स्पेशल प्लेयर होता है, किस विशेष खिलाड़ी होता है, किस में खेलता है, ये कौन सा स्पोर्ट्स होता है जिसमें खेलता है? तो ये आपका फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। तो ये होता है आपका वॉलीबॉल में। लिब्रो क्या होता है? ये एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, ये आपका एक डिफेंसिव प्लेयर होता है, ठीक है। बस वॉलीबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर देख चुके हैं 6, हैंडबॉल में आप जानते हैं, जरा बताइए बास्केटबॉल में। फुटबॉल के में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें समझ लीजिए। तो फुटबॉल में हम पढ़ चुके हैं इसके डिफरेंट कप, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था सुब्रोतो कप, डूरंड कप। अब डूरंड जो है ये सबसे पुराना कप है भारत का, फुटबॉल का डूरंड कप। और सबसे पहला डूरंड कप कहाँ पे हुआ था? शिमला में हुआ था सबसे पहला डूरंड कप, ध्यान रखना इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट है। और डूरंड कप 2023 वाला, ये भी पक्का पूछने जाने के चांसेस हैं सीजीएल में, 2023 वाला किन, ये पक्का मतलब बहुत मतलब हाई गट फीलिंग है मेरी कि पूछा जाएगा ये। तो ये 3 सिटीज़ में हुआ था, ठीक है, कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार। अब उसमें से क्या है कि एक ऑप्शन में दे देगा, जिसमें नहीं हुआ था बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कोकराझार। जीता कौन इसको? आई थिंक ये मैं करंट अफेयर वाले शॉर्ट में करवा चुका हूँ। विनर कौन था और किसको हरा के जीता? तो विनर इसमें था मोहन बगान, मोहन बगान। और किसको हरा के जीता? किसको हरा के जीता? ईस्ट बंगाल को हरा के जीता इसने, ठीक है। फुटबॉल हो गया। फुटबॉल का डायमीटर कितना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये कभी मत सोचना कि ये यार इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये तुम मेरे पे छोड़ दो, अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायमीटर कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा इसका। और फुटबॉल में जो 2 गोल पोस्ट होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी कितनी होती है 2 गोल पोस्ट के बीच में। तो अगर डायमीटर की बात करेंगे तो रफली 22 सेंटीमीटर्स, और सरकमफेरेंस की बात करेंगे 68 से 70 सेंटीमीटर। पता होगा ना, डायमीटर आपका 2r होता है, रेडियस का दुगना, और इसमें पाई जोड़ दोगे, मतलब पाई का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका वो सरकमफेरेंस बन जाएगा, ठीक है। 2 गोल पोस्ट के बीच की जो दूरी होती है वो 7.32 मीटर्स की होती है। और फुटबॉल की बात करें तो डूरंड हो गया, सुब्रोतो हो गया, मेडिका कप हो गया, है ना, तो यूएफए चैम्पियनशिप हो गई, ये सारे कप्स एंड चैम्पियनशिप होते हैं। फुटबॉल में ड्रिबलिंग होती है, ठीक है। और बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग होती है, और बास्केटबॉल में पिवटिंग भी होती है, पिवट भी करते हैं इसमें, ठीक है। बास्केटबॉल में नंबर ऑफ प्लेयर 5 होते हैं, हैंडबॉल और नेटबॉल में 7 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच वाइटामिन प्रिवेंट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन न्यू बॉर्न बेबीज। कौन सा विटामिन नवजात शिशुओं में न्यूरल ट्यूब दोष को रोकता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ये क्या होता है, बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है तभी से ये डेवलप होने लगता है, और ये तब होता है, कई सारे कारण हो सकते हैं, जेनेटिक भी होते हैं, और यूजुअली अगर मदर जो है इफ़ शी इज़ शॉर्ट इन विटामिन बी का B9 दैट इज़ फोलिक एसिड, तो ये दिक्कत होती है। अब हम सारे वाइटामिन पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था 1930 में कैसमीर फंक ने वाइटामिन शब्द दिया था। वाइटामिन ए का केमिकल, चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन के नाम बता दो, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ कि इनके सब केमिकल नेम क्या थे। तो बी को छोड़ दिया था हमने, बी को छोड़ दिया था जो अभी हम करेंगे। ए, इसका नाम है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और कौन सी डिजीज़ होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या फिर जेरोप्थैल्मिया, ठीक है। सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, कमी से होता है स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है, चर्म रोग हो जाते हैं इससे, सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों में देखने को मिलता है। डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है, रिकेट्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन की हेल्थ ख़राब हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की डिजीज़ हो जाती है जिसको हम वीक बोन बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसको बोलते हैं फाइलोक्यूनॉन। कोलेजन नाम से ही आया, कोलेजन नाम से, और ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिलोक्यूनॉन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अब हम विटामिन और वाटर सॉल्यूबल BC होते हैं, फैट सॉल्यूबल कीड़ा KEDA होते हैं। और जो विटामिन सी होता है इट इज़ लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे अगर कुक करते हैं किसी भी चीज़ में विटामिन सी है तो वो ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं विटामिन बी के कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं। तो B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नाइसिन या फिर निकोटिनिक एसिड, B5 5 हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 पिरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन,
ठीक है। B9 फोलिक एसिड जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो फोलिक एसिड होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। B12 साइनोकोबालामीन, कोबालामीन आपको ध्यान रखना है। तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स हुए? 12 नहीं 8 कॉम्प्लेक्स हुए। और इसमें जो B3 होता है इसकी कमी से पेलैग्रा होता है। पेलैग्रा को हम 3D डिजीज़ के नाम से जानते हैं। 3D डिजीज़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे डिमेंशिया विच इज़ द लॉस ऑफ मेमोरी, डर्मेटिस और डायरिया, ये 3 प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको हम 3D डिजीज़ के नाम से जानते हैं, पेलैग्रा, जो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। गुंतापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट केव इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो गुंतापल्ले चैत्य बुद्धिस्ट गुफा किस राज्य में देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल सही है सभी का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कल भी केव्स देखी थी, लेकिन उससे पहले ज़रा बताइए जो चैत्य होता है इसका मतलब क्या होता है? चैत्य का मतलब क्या होता है? विहार का मतलब क्या होता है? तो ये है आपकी आंध्र प्रदेश में। कल हम लोगों ने केव्स देखी थी। कल हम लोगों ने कौन कौन सी देखी थी? कन्हेरी देखी थी, हाँ बराबर केव्स ऑप्शन में था, बराबर मतलब पूछा गया था। तो बराबर केव्स कहाँ पे है? बाघ केव कहाँ पे हैं? ये सब कल देखे थे। भाज केव्स कहाँ पे हैं? ठीक है। और जरा एक, चलो केव तो नहीं है, भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? भबरू बैरात रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ पे? ये केव नहीं, मैं फिर से बता दूँ, ठीक है, लेकिन क्योंकि बुद्धिज़्म से ही एसोसिएटेड है इसलिए बस पूछ रहा हूँ मैं आपसे। कन्हेरी महाराष्ट्र, बराबर गया बिहार में है, ठीक है, बराबर केव्स। बाघ केव्स MP में है, भाज केव्स महाराष्ट्र में है, संजय गांधी जो नेशनल पार्क है ना वहाँ पे उसी के पास में देखने को मिलती हैं ये। भबरू बैरात राजस्थान में है। चैत्य का मतलब होता है प्लेस ऑफ वर्शिप, ये देख सकते हैं ये वही आपकी केव है जो यहाँ पे पूछी गई है, गुंतापल्ले वाली। चैत्य का मतलब होता है जहाँ पे वर्शिपिंग होती है, और विहार का मतलब होता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंट। कौन? बुद्धिस्ट लोग, ठीक है। तो ये आपकी केव हो गई। अच्छा, एक कर्नाटक में एक मोनेस्ट्री है जिसको कि गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका नाम कोई बताएगा? B से नाम स्टार्ट होता है, मतलब B से नाम स्टार्ट होता है जिस जगह में, और उस मोनेस्ट्री का नाम N से स्टार्ट होता है। तो ये बाइलाकुप्पे में। बाइलाकुप्पे कहाँ पड़ता है? नाम इसका है नेम ड्रोलिंग, ये पड़ता है आपका कर्नाटक में। इसको गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है इस मोनेस्ट्री को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर ऑन विच डे होलिका दहन टेक प्लेस? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन किस दिन होता है? फागुन की पूर्णिमा को, चैत्र की प्रतिपाद चैत्र पूर्णिमा, फिर फागुन की अमावस्या को। अब पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा को मतलब होता है जहाँ पूरा चांद दिखता है, जिसको कि हम फुल मून बोलते हैं। अब पूरा चांद हमें कब दिखता है? लूनर इक्लिप्स में या फिर सोलर इक्लिप्स में? दोनों कंडीशन को समझ लेते हैं। वैसे तो आई थिंक बता चुका हूँ, नहीं बताया तो समझ लो। ये सन है, ये मून है, और ये अर्थ है, ठीक है। और ये दूसरा केस ले लेते हैं, ये सन है, ये अर्थ है, बिकॉज अर्थ सन कभी किसी के बीच में नहीं आता, और ये मून है, ठीक। अब क्योंकि तीनों एक प्लेन पे नहीं होते हैं, जब एक प्लेन पे होते हैं ये बहुत ही रेयर होता है, और वो आप अभी के लिए केस को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो होगा क्या, यहाँ पे जो सन की रोशनी पड़ रही होगी ये हम अर्थवासियों को विजिबल नहीं होगी, यानी कि इसको हम बोल देते हैं अमावस की रात, जहाँ पे अपना चंद्रकांता वाला हु करेगा वो भेड़िया, ठीक है। अमावस्या की रात है ये, और इसी को बोलते हैं न्यू मून। यहाँ से अब नया चंद्रमा निकल के आएगा धीरे 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 धीरे। अब वो जो मून का साइज़ है, मूनलिट पार्ट है, दैट विल इंक्रीज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सन की रोशनी तो इधर पड़ रही है, मून पे तो कुछ अगेन फिर अंधेरा हो जाएगा। नहीं, मैंने बोला एक प्लेन पे नहीं है, यानी ये हो सकता है कि हमारे साइड अर्थ जो है इधर ऊपर की तरफ, ऐसे इमेजिन कर लो, अर्थ हमारी साइड है, मून पीछे की तरफ है, तो पूरी की पूरी रोशनी मून को जा रही होगी, यानी कि पूरा का पूरा मून हमें विजिबल होगा। इसको बोलते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा बोलते हैं इसको, दैट इज़ फुल मून। और यहाँ से अब धीरे धीरे जो पूरा मून है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो अब कम होने लगेगा। यहाँ क्या है, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, अब धीरे धीरे मूनलिट पार्ट इंक्रीज होने लगेगा। तो यहाँ पे पूर्णिमा और अमावस्या का मतलब समझ गए। जितने भी ज़्यादातर हिंदू त्यौहार होते हैं, चाहे ये होली ले लो, चाहे जो आने वाला रक्षाबंधन है, दशहरा ले लो, ये सब फुल मून में होते हैं, दैट इज़ पूर्णिमा को होते हैं। और ये अगर बात करें होली का दहन आपका फागुन के महीने में, फागुन वही होता है आपका मार्च के टाइम पे, जैन फेब का टाइम होता है आपका माघ के बाद फागुन के बाद चैत्र स्टार्ट होता है, चैत्र वही आपका मार्च अप्रैल, जहाँ पे ज़्यादातर आपके न्यू ईयर जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। हिंदू जो, या फिर मतलब जो डिफरेंट हमारे कम्युनिटीज़ होते हैं उनके जो न्यू ईयर्स हैं वो चैत्र के टाइम पे मोस्टली स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक ऐसा त्यौहार है जो अमावस में भी होता है, और वो है हमारा मेजर फेस्टिवल दिवाली। ये अमावस में होता है, दैट इज़ ऑन न्यू मून। और ये कब होता है दिवाली? तो ये किस महीने में होता है? ये कार्तिक के महीने में होता है।
कार्तिक का मतलब वही आपका अक्टूबर नवंबर का टाइम पे है ना, अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है। और जो सितंबर अक्टूबर के टाइम क्या होता है, दशहरा होता है, दशहरा। तो दशहरा कब होता है, ये अश्विन का जो महीना होता है, अश्विन के बाद कार्तिक आता है, अश्विन में कब होगा, पूर्णिमा में होगा ये, ठीक है। तो सारे पूर्णिमा में होते हैं बट दिवाली अमावस में होता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज, और एक चीज़ एंड दैट इज़ कि इसी को ही हम बोलते हैं, ठीक है, ये मून है, ठीक है, ध्यान रखना, इसी को ही हम बोलते हैं ऊपर वाले को सोलर इक्लिप्स, ठीक है, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि भाई क्या है, मतलब सोलर में मून बीच में होता है और लूनर में अर्थ बीच में होती है, ठीक। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द गुरु ऑफ तानसेन जी, के गुरु कौन थे, तानसेन कौन थे, तो तानसेन, मियाँ तानसेन आपने सुना होगा, लेकिन ये शुरू से मियाँ नहीं थे, इनका एक्चुअल जो ओरिजिनल नेम था वो रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे था। तो पांडे जी जो है राजा रामचंद्र थे ग्वालियर के, तोमर डायनेस्टी के रूलर थे, राजा रामचंद्र सिंह ग्वालियर, तो ग्वालियर के किले में ये थे। अकबर ने इनको इनवाइट किया था कि आ जाओ हमारे यहाँ पे भी, ठीक है, तो अकबर के कोर्ट में देन ये गए थे बाद में। ये बिलोंग करते थे, जैसे मैंने बताया ग्वालियर फोर्ट में थे, तो ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, ग्वालियर या फिर रीवा घराने से ये बिलोंग करते थे। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, रबाब या फिर रुद्रवीणा, याद रखेंगे। और ये भगवान के लिए, दैट इज़ इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस के लिए इन्होंने बहुत सारे ध्रुपद्स कंपोज किए थे। तानसेन जी उसके बाद कहाँ जाते हैं, अकबर के कोर्ट में, और अकबर के नवरत्नों में से एक बन जाते हैं ये, और अकबर ने ही इनको टाइटल दिया मियाँ का। तानसेन महोत्सव भी हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है दिसंबर के महीने में, 4 से 5 दिन चलने वाला ये फेस्टिवल एक तरह से महोत्सव होता है। कहाँ पे, अगेन वहीं आपका ग्वालियर में ही होता है। और इस बार का जो हुआ था उसमें एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और एक इम्पॉर्टेंट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ कि भाई यहाँ पे 1,500 लोगों ने एक साथ तबले की धुन में वंदे मातरम बजाया ग्वालियर के किले में। और 25 दिसंबर को अनाउंस किया गया तबला डे बाय दी चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। उनका क्या नाम है जरा बताएंगे, एम से नाम स्टार्ट होता है उनका। अब यहाँ पे अबुल फजल तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। अबुल फजल के बारे में हमने क्या पढ़ा है, अबुल फजल के बारे में हमने पढ़ा है कि इन्होंने ऐन अकबरी लिखी है जिसमें कि टोटल 3 वॉल्यूम हैं, ठीक है। वो 3 वॉल्यूम में पहला है जिसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ है, दूसरे में अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में लिखा हुआ है, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज़ योर अकबरनामा, ठीक है। तो आई थिंक जो सॉरी अकबरनामा इन्होंने लिखी थी, मैंने आई थिंक उल्टा बता दिया, अकबरनामा इन्होंने लिखी थी। और जो तीसरा वॉल्यूम था, 3rd वॉल्यूम था, दैट वाज ऐन अकबरी। जो 3rd वॉल्यूम था ऐन अकबरी था वो, ठीक है। काफ़ी मतलब कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ठीक है, अकबरनामा की जगह ऐन अकबरी की जगह अकबरनामा। तो अकबरनामा लिखी थी, 3rd वॉल्यूम ऐन अकबरी था। पहला वॉल्यूम में किसके बारे में था, पहले वॉल्यूम में था अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में। आंसर होगा इसका स्वामी हरिदास, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और मोहन यादव CM है मध्य प्रदेश के। विच इज द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग एंड ड्रामेटाइजेज द स्टोरीज विच आर मोस्टली अडॉप्टेड इन द फ्रॉम द इंडियन एपिक्स। ओडिसी, कथक, कथकली या फिर मणिपुरी। चलिए, तो ओडिसी की अगर बात करें तो ये इट इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, उड़ीसा से है। और ध्यान रखना एक नाम है श्यामनी देवी। ये ओडिसी डांस परफॉर्म नहीं करती लेकिन ओडिसी के लिए जो डांस के लिए म्यूज़िक ये बनाती हैं, ओडिसी श्यामनी देवी इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ज़्यादातर जो हमारे देवी सरनेम वाले होते हैं जैसे कि बिंबावती देवी झा, है ना, तो ये जितने भी होते हैं हमारे, तो ज़्यादातर ये मणिपुरी क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड होते हैं, बट ये श्यामनी देवी ओडिसी से एसोसिएटेड है। और इसके गुरु किसको बोलते हैं, और ओडिसी के बारे में सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है, कि जो हमारे गुरु केलुचरण महापात्रा हैं, एकदम लेजेंड है ओडिसी के, है ना। और वो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी थी किस तरह से भूटान के प्रधान माधवी से मिलने आई थी और ये बात संजू और साहू ने विजय को बता दी थी। इस तरह से हमने पूरी स्टोरी याद करी थी, है ना। संयुक्ता पानीग्रही, गंगाधर प्रधान हो गए थे, शगुन भूटानी हो गई थी, माधवी मुडगल हो गई थी, ये सब ओडिसी के एक्सपोनेंट हैं। और गुरु हम बोलते हैं गुरु पंकज चरण दास जी को, गुरु पंकज चरण दास जी को। कथक कहाँ का है, ये यूपी का क्लासिकल डांस है, और कथक यूपी का क्लासिकल डांस है, और नौटंकी ध्यान रखना यूपी का फोक डांस है। अब कथा, ये जो कथक शब्द है ये कथा शब्द से आया है जिसका मतलब क्या होता है, स्टोरी होता है। अब यहाँ पे जो कथकली है ऑप्शन नंबर 3 में,
इसमें भी कथा का मतलब स्टोरी और कली का मतलब डांस है, और ये है केरल का, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मणिपुरी के बारे में भी सारी चीज़ें देख चुके हैं, जागोई, चोलोम और पुंग चोलोम, पुंग कर, ठीक है, पुंग चोलोम। और हमने पढ़ा था कि इसमें जो चोलोम होता है वो मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है। और जो गुरु बिपिन सिंह हैं, इनको हंजाबा का टाइटल दिया था, मणिपुर के जो राजा थे। और जागोई चोलोम तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मणिपुरी रासलीला बोलते हैं, वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है। और इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। तो ये सारे हम एक्सपोनेंट भी पढ़ चुके हैं। कथक कली के बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान से, क्योंकि कथक कली के बारे में हमने चीज़ें देखी नहीं है, इसलिए आराम से इसको समझना। कथक कली कहाँ का क्लासिकल डांस है? पहले तो उसी स्टेट का है जहाँ से आपका मोहिनी अट्टम भी है। और मोहिनी अट्टम पढ़ चुके हैं, डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से जानते हैं। और उसके एक्सपोनेंट किस तरह से याद किए थे मोहिनी अट्टम के? कि मोहिनी गोपी के कान में जाके सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। अब वो तुम अपना जानो कि भाई वो गोपी से क्या था क्या, ठीक है। वो सारी चीज़ें बस हम कोड वर्ड में बातें करेंगे, ठीक है। अब सारी चीज़ें अगर करने लगें तो फालतू में बड़ा लंबा चला जाएगा वो, ठीक है। कथक कली, अब कथक कली की अगर बात करें तो सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना है इसमें कितने वेशम होते हैं। वेशम मतलब एक तरह से आप वो जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, लड़कियाँ क्या करती हैं ब्यूटी पार्लर पर जाके, क्या होता है लड़कियाँ क्या करती हैं ब्यूटी पार्लर पे जाके? वो मेकअप, हाँ, तो मेकअप टाइप होते हैं, ठीक है। तो वेशम, तो रफली ये 5 वेशम होते हैं, ठीक है। और वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो डांस होता है, इट स्टार्ट्स इन इवनिंग, ये इवनिंग के टाइम पे स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स इन इवनिंग और एंड होता है इन डे ब्रेक, ठीक है। इसमें जो परफॉर्मेंस दी जाती है वो संस्कृताइज्ड मलयालम जो म्यूज़िक होता है उसमें दी जाती है। सब वो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मलयालम, ये जब स्टार्ट होता है तो इट इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। इसमें पहले एक प्रैक्टिस सेशन होता है, इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ प्रैक्टिस सेशन। और उस प्रैक्टिस सेशन को क्या बोलते हैं? उस प्रैक्टिस सेशन को बोलते हैं, ध्यान रखना, सेवा कली। उसको सेवा कली के नाम से जानते हैं। अब इसके एक्सपोनेंट्स देख लेते हैं कि इसके एक्सपोज कौन कौन से हैं। तो याद कैसे रखेंगे इसके? कि इस तरह से कुछ कली मिले ना मिले, कुछ से कुंचुक रूप याद कर लो, कली से कथक कली, मिलेना से मिलेना साल्विनी, ठीक है। मिलेना साल्विनी, कुछ कली मिले ना मिले, ऐसा नहीं था यार, कुछ बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए, इस तरह से याद किया था। तो बाल से पीवी बाल सुब्रमण्यम, कुछ बाल मिले ना मिले कुछ कली मिल जाए, तो पीवी बाल सुब्रमण्यम, बाल सुब्रमण्यम। और एक और याद कर लो, कोट्टाकल नायर, ठीक है, कोट्टाकल नायर, ये एक और नाम याद कर लीजिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़े अभी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मोक्लाइन लेयर इज द डैश लेयर ऑफ द ओशन। थर्मोक्लाइन परत महासागर की कौन सी परत होती है? चौथी, तीसरी, दूसरी या फिर पांचवी? हाँ जी, सबका सही है, सेवा कली। थर्मोक्लाइन, ये आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, तो वो लाइन जहाँ से टेम्परेचर शार्प डिक्रीज़ करे, क्योंकि हमें पता है कि जो पानी है, तो पानी में ऊपर तो खूब धूप पड़ेगी, ठीक है, नीचे धीरे धीरे कम धूप होती जाएगी तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो एक ऐसी लाइन जहाँ से टेम्परेचर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहली लेयर होती है मिक्स लेयर, दूसरी होती है थर्मोक्लाइन और तीसरा होता है डेड जोन। तो यहाँ पे होगा सेकेंड लेयर हो जाएगा। ऐसी इसी तरह से हेलोक्लाइन होती है लाइन। हेलोक्लाइन, हेलो इज़ अ रूट वर्ड फॉर एल्कलिनिटी। तो जहाँ पे आपको पता है कि जो सॉल्ट होते हैं वो नीचे, क्योंकि डेंस होते हैं तो वो नीचे सब नीचे वो जाएंगे डेंसर होने की वजह से, तो नीचे जाने पे सैलिनिटी ओशन में इंक्रीज़ करती है। तो एक ऐसी लाइन जहाँ पे सैलिनिटी जो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ करे, जो सैलिनिटी है वो एकदम ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर जाए, उसको हम हेलोक्लाइन लाइन बोलते हैं, ठीक है। और बाकी डिफरेंट जोन हम पढ़ चुके हैं, बेंथिक एंड पेलागिक जोन। तो ऊपर वाला जो ये जोन है इसको हम बेंथिक बोलते हैं, और नीचे आ जाता है पेलागिक। बेंथिक में भी एपीपेलागिक होता है और मीजोपेलागिक होता है। इसको सनलाइट जोन बोलते हैं, यहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती है, और इसको नीचे वाले को बोलते हैं ट्विलाइट जोन। क्या बोलते हैं? ट्विलाइट जोन। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जिसका 1 डिग्री का टिल्ट होता है वो हम देख चुके हैं, कल भी देखा था हमने। स्लोप, देन राइज, देन अबिसल प्लेन या फिर डीप सी प्लेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहीं पे हमें मिनरल रिच रीजन होता है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहाँ पे हमें क्रूड ऑयल जो निकलता है ना, कच्चा तेल वगैरह, वो सब यहीं से निकलता है।
और सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ की जरा बताएंगे? विच इज़ द वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स कंसिडर्ड एज द वॉन डर वॉल फोर्स, ऑफन फाउंड इन हेलोजेंस, नोबल गैसेस एंड अदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हेलोजेंस में, नोबल गैस में, और ये बहुत ही वीक होता है। आयन डाइपोल तो सर इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट, इट इज़ दी स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये किस में देखने को मिलता है? जब किसी, मान लो हम आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड को किसी पोलर सॉल्वेंट में, जिस तरह से मान लो पोलर सॉल्वेंट हमारा पानी हो गया, पोलर सॉल्वेंट है, तो उसमें अगर हम डिजॉल्व कर देते हैं तो आयन डाइपोल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब हमारा एक बॉन्ड बनता है एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में, एक कोई बॉन्ड बनता है, तो वो बॉन्ड होता है आपका आयोनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। अब लेकिन अगर एक नॉन मेटल्स के बीच में बनता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनता है ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जैसे सोडियम है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके उसमें मतलब वैलेंस शेल में, मतलब सॉरी वैलेंस शेल बोल रहा हूँ, मतलब टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2, 8, 1 यानी एक इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो एक इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एक, ठीक है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है वो। और क्लोरीन की बात करें तो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, दैट इज Z से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और 2, 8, 7 हो जाएगा इसका, यानी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसको क्या चाहिए? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इसको दे देगा, यानी पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पे NaCl के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और ऐसे कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये बड़ा तगड़ा बॉन्ड होता है, तगड़े होते हैं, यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही हाई होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बड़ा तगड़ा है, स्ट्रॉन्ग है, तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होगी। जहाँ पे बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ट्रांसफ़र नहीं, शेयरिंग की वजह से, उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। चीज़ क्लियर? तो यहाँ पे जो आयन डाइपोल फोर्स है ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और जो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है ये एकदम आपका वीकेस्ट वॉन डर वॉल फोर्स होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। तो ये नॉन पोलर, यहाँ क्या, ये पोलर के पीछे बन रहा है आयन डाइपोल, लेकिन जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है वो हेलोजन, नोबल गैस जो होते हैं हमारी, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक। अगला है हमारा, विच किंग ऑफ पंजाब साइंड अ ट्राईपार्टाइट ट्रीटी विद शाह सूजा एंड इंग्लिश कंपनी। पंजाब के किस राजा ने शाह सूजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया? सबका सही है। तो चलिए, तो यहाँ पे रंजीत सिंह, लाल सिंह, खड़क सिंह या फिर दिलीप सिंह, तो आंसर होगा रंजीत सिंह जी ने, ठीक है। तो रंजीत सिंह जी ने ट्राईपार्टाइट ट्रीटी साइन करी थी। ये ट्राईपार्टाइट नाम में ही, जैसे हमने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ा था, जिसका मतलब क्या होता है, 3 लोगों के बीच में जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्राईपार्टाइट ट्रीटी, ठीक है। सॉरी, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल वो 790 AD के बीच में हुआ था। किसके बीच में? राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल के बीच में। इसी तरह ये ट्राईपार्टाइट ट्रीटी है जो हुई थी शाह सूजा, जो अफगानिस्तान का रूलर था। ईस्ट इंडिया कंपनी, इस समय कौन था गवर्नर जनरल, कोई बताएगा? मैं आपको ये बता देता हूँ, ये ट्रीटी हुई कब थी। ये हुई थी 1838 में, 1838 में। तो इसमें शाह सूजा ने एक्सेप्ट करी थी सुजैनिटी ऑफ रंजीत सिंह की, ठीक है। अफगान का ज़्यादातर एरिया में रंजीत सिंह जी का ही रूल रहेगा, जो कि हमारा जो सिख किंगडम था, सिख किंगडम का में 12 मिसल हुआ करती थी। कितनी मिसल हुआ करती थी? 12 मिसल। उसमें से जो शुक्रचर्या मिसल है उससे बिलोंग करते थे। इन्होंने ही गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उसमें गोल्ड प्लेटिंग करवाई थी। इन्होंने ही 1809 में, 1809 में ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी थी, जिसमें किस रिवर को बाउंड्री बनाया गया था? कोई गेस करना चाहेगा? हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश कंपनी, क्या पूछा था मैंने, गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ऑकलैंड था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक पूछा भी गया था सीजीएल मेंस में, मतलब डायरेक्टली नहीं पूछा गया था, मैचिंग में पूछा गया था, और ट्राईपार्टाइट ट्रीटी से रिलेट करके नहीं पूछा गया था इसको इसने रिलेट किया था उससे, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से। तो जो फर्स्ट एंग्लो अफगान से रिलेट किया था इसने, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंग्लो अफगान वॉर है ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1838 से लेके 42 के टाइम पे। ये भी ऑकलैंड के टाइम पे ही, ठीक है। ऑकलैंड उस समय गवर्नर जनरल हुआ करता था इंडिया का, ठीक है। और क्या चीज़ मैंने आपसे पूछी थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर और गोल्डन टेम्पल, ठीक है। गुरु अर्जन देव ने बनाना स्टार्ट किया था उसको। 5th सिख गुरु थे जिनको कि जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवाया था। और
और भी कुछ पूछा था, किस रिवर को बाउंड्री बनाया गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में? उसी रिवर को बनाया गया था जो राकस ताल से ओरिजिनेट होती है, जो शिपकी ला पास से इंडिया में एंटर करती है, और उसका पुराना नाम सुतुद्री है, और वो है सतलज रिवर को बाउंड्री बनाया गया था कि ये जो पार्ट है सतलज रिवर के इधर वाला पार्ट पूरा रंजीत सिंह जी के अंडर में रहेगा, और इधर का पूरा करने नीचे जो है ब्रिटिशर्स रहेंगे। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, डैश ग्रुप कवर्स 4,992 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021। अब ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है ये एक बाईइनियल रिपोर्ट होती है, यानी कि 2 साल में एक बार पब्लिश की जाती है। इसकी कुछ फाइंडिंग्स मैं आपको पहले बताता हूँ। फाइंडिंग्स ये थी कि जो हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर है, फॉरेस्ट और जो ट्री कवर है वो भारत का मिला के कितना है अभी 24.62% है। होना कितना चाहिए, टारगेट कितना होता है? टारगेट होता है 33% का। टारगेट कहाँ पे लिखा हुआ है? ये जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है भारत की 1988 की, उसमें ये टारगेट सेट किया गया था कि 33% का हमारा होना चाहिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? हाईएस्ट कवर यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी कहाँ पे था? तो एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज टर्म्स में एम से मिज़ोरम में, ठीक है, मिज़ोरम में, जहाँ की सेरछिप डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में। अच्छा, और क्या पूछ सकता है आपसे? और ये पूछ सकता है कि हाईएस्ट इंक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ देखने को मिला? तो ये आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला, ठीक है। और हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर एब्सोल्यूट टर्म्स में अरुणाचल के पास है, और परसेंटेज टर्म्स में भी सेकंड नंबर पर अरुणाचल आता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ भी अरुणाचल में हुआ है। अरुणाचल में एक नेशनल पार्क जिसका नाम एन से स्टार्ट होता है, कोई बताएगा उसका नाम? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा और चीज़ें, और फिर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिकेट कर जाएंगे चीज़ें, ठीक है। तो वो कल अगले लेक्चर में, दैट इज़ मंडे को देख लेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट की बात हो रही है उसके बारे में कल तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जिनको कि न्यूमैटोफोर्स जिनकी रूट्स को बोलते हैं, विविपैरस बोलते हैं इनके ट्रीज़ को। ये हमें पूरे कोस्ट लाइन में देखने को मिलते हैं, लिटोरल और स्वयं फॉरेस्ट के तहत आते हैं। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जो डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, वो वहाँ पे सुंदरी ट्री की वजह से, जो कि मैनग्रोव फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि कौन बनाता है? मेघना रिवर। मेघना क्या है? जो गंगा आ रही है जिसको पद्मा के नाम से जानते हैं यहाँ से, और ये जो जमुना आ रही जो ब्रह्मपुत्रा, ये दोनों मिलके मेघना बनाती हैं। वही सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा बनाती है जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, एवरग्रीन, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? यहाँ तक सभी को, यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ें। और यहाँ पे एन से कौन सा? हाँ, एन से मैंने पूछा था नाम दाफा, ठीक है। नाम दाफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है ये, ठीक है। तो ये अरुणाचल में है। अगला हमारा, फॉर प्रोवाइडिंग नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन टू अ लो इनकम हाउस होल्ड देर इज अ लिमिट ऑफ डैश ऑन मंथली लोन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस ऑफ अ हाउस होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम। कितने का वो होता है, मतलब कितने का ऑब्लिगेशन बैंक नहीं लगा सकती एक लो इनकम हाउस होल्ड पे। तो मान लो उनकी इनकम 20,000 रुपये है, मान लो, या फिर 10,000 रुपये है उस घर के, तो 5,000 से ज़्यादा का ऑब्लिगेशन मंथली पेमेंट का नहीं लगा सकते, यानी 50% का। अच्छा, 50% से आप 75% याद कर सकते हो, 85%। ये क्या है? हमने पढ़ा था जो NBFC MFI होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये, और एक दिमाग में एक चीज़ आई जो कमेंट में आप लिख देंगे, मतलब जब रिकॉर्डेड में जाएगा कि सर SLR CRR ये लिख देंगे, है ना, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे याद आ जाएगा कि ये हम पढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये याद आया कि मुझे आपको यहाँ पे ये बताना था कि जो NBFC लोग हैं ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिमांड डिपॉजिट तो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया ही नहीं है, तो उसके लिए पहले वो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ये ध्यान रखो कि NBFC डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, और NBFC ये सारी, ठीक है। और MFI क्या होता है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं?
जो कोलेट्रल फ्री लोन देते हैं इसके बारे में तो एकदम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि फादर किसको बोलते हैं इसका, एमएफआईज़ का, मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं। कब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ज़रा बताना, जो कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे। इंडिया में सबसे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप किया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में, लेकिन सबसे पहले एमएफआई कोऑपरेटिव्स के रूप में आए थे इंडिया में, ध्यान रखना इसको, कोऑपरेटिव्स के रूप में। देन पहला एसएचजी बना था, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इन द ईयर 1974। और 75% की लिमिट होती है एसेट्स में। अगर आपको एमएफआई का स्टेटस लेना है एनबीएफसी को, तो 85% आपके जो एसेट्स हैं, मतलब ओके ठीक है, 75% जो आपके एसेट क्या होता है, जो आपको लोन देना होता है, जो अपने लोन देता है बैंक, उसका वो एसेट होता है। तो वो आपको 75% एटलीस्ट जो है मेंटेन करके रखना है। और आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको 85% का ये एसेट अपना लोन एमएफआई के तौर पे मेंटेन करना है, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। और क्या कुछ यहाँ पे एमएफआई में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। कोलेट्रल फ्री होता है ना, कि गिरवी बिना रखे आपको लोन दिया जाता है। ऐसे मुद्रा में भी दिया जाता है, जो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी होती है ना, जिसमें तरुण का लिमिट अभी बढ़ा के 10 से 20 लाख कर दिया गया है। 3 लोन, ठीक है चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो 3 तरह के लोन होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो तरुण का लिमिट अभी बढ़ा दिया गया है, 10 से 20 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानस, रणथंभौर, कान्हा एंड सुंदरबन आर। तो ये क्या है, तो हमें पता है ये एक तरह के नेशनल पार्क्स हैं। मानस कहाँ पे है, ये असम में है, जहाँ पे हमारा काजीरंगा भी देखने को मिलता है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है ज़रा बताएंगे। रणथंभौर, आर से रणथंभौर, आर से राजस्थान। राजस्थान में और कौन सा है, सरिस्का है, डेजर्ट है, डेजर्ट है। कान्हा कहाँ पे है, कान्हा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में माधव है, पेंच है कि नहीं, पंचमढ़ी है, मध्य प्रदेश में ही माधव नेशनल पार्क है, पेंच है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, पंचमढ़ी है ना। और सुंदरबन कहाँ पे हमें पता है, वेस्ट बंगाल में, यहीं पे बुक्सा टाइगर रिजर्व है, न्योरा वैली नेशनल पार्क है। ये सारे कहाँ पे भी हैं, वेस्ट बंगाल में है। अच्छा बताया ना जरा कि नीलगिरी कहाँ पे है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ये बायोस्फीयर रिजर्व है, वो कहाँ पे है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे, सत्यमंगलम। अनामलाई कहाँ पे है, चलिए तो यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो नेशनल पार्क होते हैं, ये एक्स सितु साइट्स होती हैं हमारी, एक्स सितु होती हैं, सॉरी इन सितु होती हैं। कैसी होती हैं, इन सितु साइट्स होती हैं, इन सितु होती हैं। नेशनल पार्क ले लो, बायोस्फीयर रिजर्व ले लो, ये सब इन सितु होती हैं। जीन बैंक हो गया, ज़ू हो गए, यानी कि हमारे जू यानी कि जो हमारे चिड़ियाघर हो गए। अच्छा मैं चिड़ियाघर भी गया था कानपुर का, भाई साहब कोई दिखा ही नहीं वहाँ पे है, तेंदुआ था उसको बंद कर रखे थे, एक लकड़बग्गा दिखा, एक हिरन कुछ दिखे थे, और एक गिलहरी दिखी थी। मैंने कहा भाई गिलहरी तो मैं रोज़ देखता हूँ, किस लिए आए हो यहाँ पे हैं, मतलब काट लिया उन्होंने तो कायदे से। ठीक है, ऊपर से भयंकर गर्मी थी। तो ज़ू में जो है ये होते हैं एक्स सितु। अब ये होता क्या है, तो जैसे मैं ज़ू में गया तो ज़ू में एक जगह तेंदुआ है ना, लकड़बग्घा ये सब था, एक हिरन था। अब गिलहरी तो चलो ठीक है अपना घूम रही है, वो उसका खुद का घर है, उसको ला के वहाँ पे छोड़ा नहीं गया। लेकिन लकड़बग्घा ये सब जो होते हैं, इनको ला के, इनका जो ओरिजिनल हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब जहाँ पे ये लोग रहते हैं, वहाँ से ला के इनको छोड़ा गया है। तो एक्स सितु यानी कि जहाँ पे रह रहे थे वहाँ से हटा के इनको कहीं पर लाया गया। जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे अगर इनका कंजर्वेशन कर दिया जाता है तो इन सितु बोलते हैं, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। जीन बैंक, जू, जूलॉजिकल पार्क होते हैं, कहीं से उठा के लाए जाते हैं तो एक्स सितु बोले जाते हैं इनको। ठीक है, तो नीलगिरी आपके 3 स्टेट में है, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में। ठीक है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, अनामलाई तमिलनाडु और केरल में। ठीक है, नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व था जो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत आया था। ठीक है, यूनेस्को का जो मैप प्रोग्राम होता है। सर आप किसी का खाना नहीं बने, अरे सब बंद थे यार, कौन खाना के कौन बनाएगा है, सारे अंदर तो सारे अंदर तो यहाँ कमेंट सेक्शन में है, वहाँ कैसे दिखेंगे। नहीं बंदर तो, हाँ बंदर भी ज़्यादा थे नहीं, पता नहीं यार कुछ था ही नहीं वहाँ पे। ऐसे लग रहा था क्या क्या है भाई ये सब है,
पंडित भीमसेन जोशी वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो पंडित भीमसेन जोशी हमारे वोकलिस्ट थे। वोकलिस्ट मतलब जो गाना गाते हैं उनको वोकलिस्ट बोलते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक लिखा हुआ यहाँ पे, उससे बिलोंग करते थे। कौन से घराना से थे, कोई बता सकता है? मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, डीडी नेशनल पे सुनते होगे, है ना, जब स्कूल से आते होगे। तो ये जो है पंडित भीमसेन जोशी जी ने गाया था, और ये बिलोंग करते हैं ख्याल सिंगिंग से। घराना है कौन सा? कैराना घराना, ठीक है, कैराना घराना, और कैराना घराना से बिलोंग करते हैं। इसके फाउंडर कौन है? अब्दुल करीम ख़ान, वहीद ख़ान। इस पे जल्द ही वीडियो आने वाला है घराने पे। और हाँ, एफआरबी को लेके, अभी एफआरबी को लेके चीज़ें मैंने बोला था कल से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि यूपी पुलिस का यार मैंने बोला बच्चों को कि भाई 3000 लाइक्स हो जाएंगे तो सेशन होगा आपका यूपी पुलिस का। हमें लगा नहीं होगा, वो 1 घंटे के अंदर 3000 लाइक्स हो गए, तो करवाना पड़ेगा। तो सैटरडे संडे को पहले ख़त्म करवा देते हैं इन लोगों का, यूपी पुलिस का। देन उसके बाद आप लोगों का एफआरबी भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा फॉर श्योर अगले वीक के से, फ्राइडे से, क्योंकि थोड़ा सीएपीएफ का भी पेपर है ना, 4 अगस्त को है, और इकोनॉमिक्स उन लोगों को करवाना था अभी, तो फ्राइडे से मैं स्टार्ट करवा दूंगा एफआरबी, है ना, थोड़ा टाइम का इशू है। एफआरबी फ्राइडे से स्टार्ट होगा, ठीक है। मस्त नहा धो के आना। चलो भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं शॉर्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द 15th ब्रिक्स समिट 2023? तो ब्रिक्स अब ब्रिक्स नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ मिल चुके हैं। कौन मिल चुके हैं? 4 और कंट्रीज़ हैं, उनका नाम पता है आपको? तो 15th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ? ये हुआ साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर डी, 2023। तो अगर साउथ अफ्रीका में हुआ था तो अगला वाला कहाँ पे होगा? अगला वाला ब्राज़ील में होगा, ठीक है। इससे ऑर्डर में चलता है, देन रशिया में, देन इंडिया में, देन चाइना में, ऑर्डर में चलता है। तो 4 कंट्रीज़ हमारे कौन कौन से हैं? एक तो है इजिप्ट, एक है इथियोपिया, तो 2 ई से हो गए। एक हो गया ईरान, और एक हो गया UAE, ठीक है। इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि मोदी जी को दिया गया अभी, है ना। आगे बढ़ते हैं, और ईरान के प्रेसिडेंट राइसी जी की अभी डेथ हुई थी हाल ही में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज़ हु हेडेड द कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको कि हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब होता है एक साथ इलेक्शन, जैसे कि लोकसभा और जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली के जो चुनाव हैं वो एक साथ करवा दिए जाने चाहिए। तो इसके काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज एंड कॉन्स ये हैं कि मान लो कि भाई अगर एक साथ चुनाव होंगे तो जो रीजनल पार्टीज़ हैं जिसका भी लहर आई तो वही जीत लेके चल उड़ जाएगा सारी सीटें लोकसभा की भी और राज्य विधानसभा की भी। जो स्टेट की पार्टीज़ हैं उनको उसमें उतना रोल वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वो उनका मतलब सब सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओगे? अभी बाहर जाओ बाहर जाओ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए सॉरी फॉर दी डिस्टर्बेंस। तो क्या पूछा था यहाँ पे? हु हेडेड द कमिटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शन। ये रामनाथ कोविंद जी ने हाँ कमेटी को हेड किया था, ठीक है, लीड किया था रामनाथ कोविंद जी ने, ठीक है। जहाँ पे इसी को ध्यान रखना, साइमल्टेनियस इलेक्शन ही बोलते हैं जहाँ पे एक साथ चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन होता है ख़त्म। और कितना क्या स्कोर है ज़रा बताएंगे कमेंट में। बाकी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी के, इंग्लिश के, परमार अकेडमी ऐप या फिर www.parmaracademy.in, ठीक है। ये कोर्स है। बाकी अगर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी क्वेरी नंबर है व्हाट्सएप, आप इस पर कर सकते हैं अगर किसी को कुछ क्वेरी वगैरह होती है। स्टडी रिलेटेड नहीं, आप में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कुछ इस तरह से, तो उसके रिलेटेड, ये मेरा नंबर नहीं है ना।
चलिए, अब किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले। अरे भाई वो मेरी नीश थी, ठीक है, जो आई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था तो आ गई थी। उसको जैसे ही थोड़ा सा खुला छोड़ा जाता तुरंत भाग के आती मेरे पास। अरे हाँ यार, सॉरी, क्या रस्त को अवतार बोल दिया था क्या मैंने दादा राजा राम मोहन राय का? तो आई थिंक वो मिरातुल अखबार, ठीक है, मिरातुल अखबार की जगह मैंने बोल दिया होगा, क्योंकि मिरातुल अखबार पारसी कम्युनिटी के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। जैसे रस्त को अवतार पारसी कम्युनिटी के लिए दादा भाई नरोजी जी ने स्टार्ट किया था बुक, तो मतलब एक काइंड ऑफ न्यूज़पेपर, तो वैसे ही मिरातुल अखबार स्टार्ट किया था राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। हो सकता है मैंने रस्त को अवतार मिरातुल अखबार की जगह रस्त को अवतार बोल दिया हो। सर घर पर मत बताया करो, टाइम लेट कर दिया, नाश्ता भी लेट कर दिया। हाँ यार, अब क्या ही करें, वो नाश्ते का टाइम होता है ना। अब घर में बोला जाता है कि अगर बेटा पूजा किए बिना नाश्ता नहीं मिलता है हमारे यहाँ पे, ठीक है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे चाहे तुम्हारे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हो, बिना नहाए और पूजा किए नाश्ता नहीं मिलता है। हाँ। फोटोसिंथेसिस में क्या, एक सेकेंड, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन में ओके 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 ओके, इसको रिवर्स कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ग्रेना में आपकी लाइट रिएक्शन होगी और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, ठीक है। ग्रेना में होगी आपकी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन। ओके, यस, ऑब्वियस सी बात है यार, ग्रेना में ही आपके थाइलाकॉइड्स जो हैं ग्रेना में ही हैं, और इसी में ही आपको लाइट चाहिए। वही लाइट क्लोरोफिल जो है उसको केमिकल्स, जो केमिकल्स है उसमें कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेना आपका वही थाइलाकॉइड्स है, उसी में आपका क्लोरोफिल है, तो लाइट रिएक्शन आपकी यहाँ पे होगी, बिल्कुल। स्कोर वगैरह यार तुम लोग नहीं बताते हो क्या? मतलब स्कोर वगैरह चेक नहीं करते हो क्या कि मतलब कितना क्या स्कोर किया? हस्तिनापुर आओ सर कभी प्लीज़, महाभारत की नगरी। सर आपने अच्छा, नो, इट इज़ एन अकबरी, ठीक है, थर्ड वॉल्यूम ऑफ अकबरनामा। धुन होता है वो, यश मेवाड़ा धुन, ठीक है। सर लव बर्ड्स नहीं दिखे थे क्या वहाँ पे आपको कानपुर जू में? नहीं तो प्रशांत, हमें तो नहीं दिखे, शायद तुम्हारी नज़र ज़्यादा तेज़ होगी तो दिख गए होंगे। करंट अफेयर शॉर्ट ला, 2 क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए प्लीज़। करंट अफेयर शॉर्ट ला क्वेश्चन 2 रिपीट कर दीजिए। उसमें है ये, साइमल्टेनियस इलेक्शंस को लेके कमिटी किसके चेयरमैनशिप में बनी थी? हु हेडेड द कमिटी, कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, एक साथ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे भी हैं कि मतलब बहुत सारे खर्चे रुक जाएंगे। जो हमारी CAPFs होती हैं, जो भी CISF CRPF के जो लोग होते हैं, उन सबको डिप्लॉय कर दिया जाता है, तो वो इधर ही उधर रहते हैं, काम कम होता है। और यही सब जो हमारे टीचर्स होते हैं उनकी इलेक्शन ड्यूटी लग जाती है, तो वो सारे जो खर्चे वगैरह हैं, टाइम वगैरह, वो काफ़ी बचेगा। तो उसको लेकर रामनाथ कोविंद जी की चेयरमैनशिप में बनी थी और उन्होंने बोला था कि हाँ साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए। निखिल राजा बुंदेला, मैंने आपको बताया गुप्ता डायनेस्टी ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, नगर स्टाइल को मेनली। पल्लव्स को इंट्रोड्यूस किया था क्या बोलते हैं, द्रविड़ को। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, ओके।
उसे पार्ट प्रोरोग दी हाउस और इधर हाउस क्या दिक्कत इसमें? गवर्नर होगा, फिर से इसको रिपीट करके देखना, ठीक है, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हुई तो। नहीं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं, ठीक है, वॉलीबॉल में 6 होते हैं प्लेयर, हैंडबॉल में 7 होते हैं, और हैंडबॉल और वॉलीबॉल दोनों में 7 नहीं, हैंडबॉल में 7 होते हैं यशस्वी कुलश्रेष्ठ, और वॉलीबॉल में 6 होते हैं। एस्पिरेंट बिल्कुल ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। वॉइस रॉय पे, और किस वॉइस रॉय के टाइम पे या फिर किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या हुआ था, और जो आपका ये क्या बोला था, और दूसरा घराना, ठीक है, उस पर आ जाएगा। ऑलराइट, करंट अफेयर के क्वेश्चन बढ़ाने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बढ़ा दिए जाएंगे क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स के। थर्मोक्लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में तो यार नहीं पता, पता नहीं यार हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। कौन सा सदा फातिमा सर? चलिए भाई ठीक है, बढ़ा देंगे करंट अफेयर्स के। बाकी मिलते हैं शाम का मेडिटेशन सेशन। अभी तो नहीं हो रहा है रिया तंवर, आज तो सुबह का भी नहीं हो पाया था, नहीं होगा तो शाम को आज रख लेंगे, ठीक है, बता दूंगा आपको पहले ही टेलीग्राम पे, जो आपका प्राइवेट टेलीग्राम है, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। बाकी ये पीपीटी की पीडीएफ आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पे। एंड मिलते हैं। आईआरएस सेशन रखा जाए कि ना रखा जाए बताओ? आईआरएस सेशन यूट्यूब पे रखा जाए कि ना रखा जाए, फिर टेलीग्राम पे रखा जाए, बताओ जल्दी से। या फिर चलो शॉर्ट सा रख लेंगे, है ना, संडे के दिन। तो जितने भी हम लोगों ने इस वीक में 4 लेक्चर्स किए हैं, तो उनको आपने अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है। फिर हम मिलेंगे मंडे को विद द न्यू लेक्चर 9:15 AM पे। क्या मैसेज है? बंधु भाई मैसेज कर दो, यूट्यूब प्लीज़। अच्छा यूट्यूब पे रखा है। अरे ठीक है पंकज कुमार, देख लिया, तुम हमारा आवाज़ नहीं सुनते हो तो मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों सर? अब ऐसा तुम बताओ क्यों, हाँ क्या बताएं। अच्छा 80% वाला, अच्छा यार वो क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं, उसमें सी आइस था क्या? मैं उसको क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है, टेलीग्राम पे। हाँ जी चलिए भाई, थैंक यू सभी को। हाँ बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।